दोस्तों जब भी कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बड़े क्वेश्चन तो पढ़ते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अगर आप एक नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ लिए तो समझिए कि आपकी वह चैप्टर की तैयारी पूर्ण हो गई। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट 1 हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पाठ के अंदर अंदर से निकाल करके आपके लिए लाया है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और वैसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिसको इनकी खास ज़रूरत है। दोस्तों ये वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसका पूर्ण रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम एक नंबर वाले क्वेश्चन का, और आप अपने मोबाइल का फुल स्क्रीन कर लीजिएगा क्योंकि फुल स्क्रीन रहेगा तो आपको अच्छा से स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए दोस्तों हम आपके स्क्रीन पर ही रहेंगे लेकिन छोटा रहेंगे। चलिए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, और आपके ऑप्शन है लाल सेना, डायट, कार्बोनारी और गुप्त दल। दोस्तों आपका जो सही आंसर है इसमें कार्बोनारी है, कार्बोनारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा। तो आपका जो सही आंसर है वह होगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। वह नाव चलाता था और आपको बता दें कि जितना भी वह अपने जीवन भर में पूरे लाइफ टाइम में जितना काम किया था वह पूरा विक्टर इमैनुअल नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया और अपना किसान का जीवन व्यतीत किया था। तो बहुत महान व्यक्ति था, इसके बारे में आप जानिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क और हिटलर। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट था, वही जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जोलबेरिन कैसी संस्था थी। आपके ऑप्शन है विद्वानों की, व्यापारियों की, पादरी की, सामंतों की। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये होगा व्यापारियों की। जोलबेरिन कैसी संस्था थी? एक व्यापारियों की संस्था थी। आगे हम चलते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपके ऑप्शन है बिस्मार्क, हिटलर, मेजनी या विलियम प्रथम। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वह है आपका बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अवलंबन इसका किया था, बिस्मार्क निकाला था। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, और आपके ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 और 1871। आपका सही ऑप्शन होगा 1870। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, हंगरी या भारत में। तो खैर भारत में तो हुआ ही नहीं था, यह हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन है 1836, 1842, 1832 या 1850। दोस्तों आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर बताइए। इसका आंसर होगा 1832 में, 1832 में। अब जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी। हिगल ने, अंडार्ट ने, जायब ने या करीम ने। दोस्तों इसका उत्तर होगा हिगल ने। किसने किया था? हिगल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि किनके बीच हुई थी। तुर्की हंगरी, यूनान पोलैंड, हंगरी पोलैंड या तुर्की और रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा ये वाला, रूस वाला, यानी कि तुर्की और रूस। तुर्की और रूस में जो हुआ था एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर या नेपोलियन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेजनी। मेजनी ने ही यंग यूरोप की स्थापना की थी और मेटरनिक को भगाने वाला वह व्यक्ति था। आपको हमने लॉन्ग वीडियो में बताया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार आपके ऑप्शन है मेजनी, लेनिन, हिटलर और बिस्मार्क। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, बिस्मार्क है। इसका सही उत्तर क्या है? बिस्मार्क है। अगला, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको हम बता दें, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। अगला है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? दोस्तों मरियान जो था वह आप बताइए फ्रांस का होगा कि रूस का होगा कि इटली का होगा कि जर्मनी का होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रांस का होगा। कहाँ का होगा? फ्रांस का होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताइए। आपके ऑप्शन है प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की या नेपल्स की? दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वह सार्डिनिया है। सार्डिनिया की पराजय हुई थी। अगला, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी, मैग्यार थी, पोलिश थी या फ्रेंच थी? इसका सही उत्तर होगा मैग्यार। कहाँ की कौन थी? मैग्यार थी। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका ऑप्शन है आपका सेनापति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फ्रांस के राजदूत। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा। आपके ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो या राजशाही? इसका सही ऑप्शन होगा बुर्बो राजवंश। क्या होगा? बुर्बो राजवंश का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? इसका ऑप्शन होगा जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वह है यूनान। क्या होगा? यूनान होगा। अगला, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। दोस्तों आपको इसका सही उत्तर बता दें, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, यूरोप। क्या होगा? यूरोप होगा। यूरोप। अगला क्वेश्चन, यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज और शिवाजी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी नंबर, टीपू सुल्तान ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के एकीकरण को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी या विक्टर इमैनुअल। दोस्तों हम इसका आपको सही उत्तर बता देते हैं, इसका सही उत्तर है ए नंबर, काउंट काबूर। क्या होगा? काउंट काबूर। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद में किसका क्या परिणाम हुआ? मतलब कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका क्या परिणाम हुआ? आपके ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई या राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह डी नंबर है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। दोस्तों जब भी किसी देश में राष्ट्रवाद का विकास होता है तो सबसे पहले किसी भी देश का राष्ट्रीयता पर ज़्यादा असर पड़ता है, इसीलिए राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। आगे, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यानी मेटरनिक जो था वह खतरनाक शासक था एक तरह से। अगर देखा जाए मेटरनिक तो वह एक विलन था और मेजनी को हीरो के रोल में रखा जाता है। ऐसे अगर आप समझिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके ऑप्शन है आपके गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। इसका सही उत्तर होगा आपका पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था का स्थापना करने वाला एक ही व्यक्ति था, वह था मेटरनिक। वह चाहता था कि नया कोई नियम लागू न हो। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक और गैरिबाल्डी। इन चारों में से अगर देखा जाए किसने कहा था ये चीज़, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमें बताइए।
इसका जो सही उत्तर होगा वो मेटरनिक होगा, क्योंकि मेटरनिक ही था कि वह कुछ कुछ ऐसा भाषा बोल देता था जिससे कि लोग उस पर आकर्षित हो जाते थे, लेकिन वह लोगों को फंसा लेता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से? रूसो के, हीगल से, अंडर्ट से या जैकब से? दोस्तों इसका सही उत्तर है हीगल से। किससे? हीगल से। बहुत लोग रूसो मार देते हैं, ये गलत है, हीगल से होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं बताइए? तो नेपोलियन कोड लागू किया था, हमने इस पर प्रश्न उत्तर भी बनाया है, कुछ दिनों में जल्द ही आपके इस चैनल पर दिखाई देगा। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे सो बताइए। नेपोलियन कोड एक प्रकार का समझिए तो वह अपना नियम प्रणाली लागू किया था नेपोलियन, तो उसके कोड में कुल कितने कोड थे? दोस्तों हम बता देते हैं, इसके कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? पहले ही हम आपको बता दिए थे, जर्मनी और इटली के एकीकरण। इसको घुमा घुमा करके पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा है। तो आप बताइए, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था, पहले ही बता चुके हैं। जर्मेनिया क्या थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अपने दिमाग में जरूर बैठा के रखिएगा। ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक या ऑस्ट्रेलियन सम्राट का प्रतीक? दोस्तों हम बता दें, जर्मेनिया जो है वह एक तरह से आपका जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मेनिया नाम से ही आपको पता चल रहा है, जर्मन है तो जर्मेनिया होगी। काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था या जर्मनी का मंत्री था? दोस्तों इसका सही उत्तर है इटली का प्रधानमंत्री। काबूल जो था वह इटली का प्रधानमंत्री था। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूमानीवाद क्या था? रूमानीवाद के बारे में बताना है। दोस्तों रूमानीवाद जो है वह एक राजनीतिक आंदोलन है या एक सांस्कृतिक आंदोलन है या एक आर्थिक क्रांति है या एक धार्मिक क्रांति है? दोस्तों इसका हम आपको सही उत्तर बताते हैं, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था रूमानीवाद। दोस्तों जिस भी शब्द में वाद लग जाता है वह एक संगठन बन जाता है, इसको याद रखिएगा। जहां भी वाद लगा है उसका मतलब ही होता है एक तरह का संगठन। चलिए हम आगे समझते हैं, फ्रेंड्स ऑफ इटली। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है जियोबर्टी, चार्ल्स एल्बर्ट, विक्टर इमैनुअल या मेजनी। किसने किया था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है आपका डी नंबर, यानी कि मेजनी ने किया था फ्रेंड्स ऑफ इटली का। अगला है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? सेडान में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साई राइन में हुआ था या फ्रैंकफर्ट में हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, ए नंबर है। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपका ऑप्शन है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? दोस्तों ये 37 नंबर के प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा, पुनर्जागरण। आपने पुनर्जागरण 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, पुनर्जागरण क्या होता है, और पुनर्जागरण के द्वारा ही राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ है। दोस्तों अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में? कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको हमने बताया था पहले ही, कार्बोनारी जो था वह किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोनारी। तो आप उसी को याद करके समझने का प्रयास कीजिए कि कार्बोनारी जो है वह, इसकी जो स्थापना हुई थी वह स्थापना कब हुई थी कार्बोनारी की? हमारे हिसाब से तो 1810 ही होना चाहिए। 38 नंबर का उत्तर 1810 ही होगा। थोड़ा सा कभी कभी अनुमान भी लगाना चाहिए आपको। आगे, सेल्स विंग और होस्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? या 38 ऐसे ही लिखा गया है, समझ गए? किस देश के एकीकरण से है? आपका उत्तर जो है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान का एकीकरण या अमेरिका का एकीकरण से है। तो आपका 39 नंबर का जो है उत्तर वह बी नंबर होगा, जर्मनी के एकीकरण से। किससे होगा? जर्मनी के एकीकरण से होगा। आगे,
एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि दोस्तों हुई थी 1828 में कि 1829 में कि 1830 में कि 1831 में? दोस्तों हम आपको बता दें कि एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? बताइए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? इसका उत्तर है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। आप जानते ही हैं कि किसी भी विद्रोह को कुचलने का काम कौन करता है? इसका ऑप्शन होगा रूस। रूस किसका? पोलैंड के विद्रोह को कुचलने वाला कौन था? रूस था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन, काउंट काउर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? ये 42 नंबर है और 42 नंबर का जो है आपका उत्तर आपका होगा विक्टर इमैनुअल। क्या होगा? विक्टर इमैनुअल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायर, कासूथ, फ्रांसिस डिक या विलियम प्रथम? दोस्तों इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर ए नंबर होगा, लॉर्ड बायर। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 4 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 4 युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो दोस्तों वियना कांग्रेस में जो था वह कौन शामिल नहीं था? दोस्तों वियना कांग्रेस में आपका नहीं, यहाँ पर आपका 44 नंबर जो है वह इसका सी नंबर उत्तर होगा। कौन होगा? सी नंबर। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 ही युद्ध हुआ था, आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, और वियना कांग्रेस में जो था वह जर्मनी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रूस ने। किसने? रूस ने। अगला, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है? लुई 16वां, नेपोलियन, पॉप ने, लुई नेपोलियन ने या चार्ल्स दसम ने? तो दोस्तों हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका डी नंबर। किसने? चार्ल्स दसम ने। चार्ल्स दसम ने। अगला, संधि द्वारा, किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना संधि, कुस्तुनतुनिया संधि, प्राग की संधि या एड्रियानोपुल की संधि? दोस्तों इसका उत्तर एड्रियानोपुल की संधि। अगला क्वेश्चन है, 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? दोस्तों इसका उत्तर होगा इटली में। और आपका अंतिम क्वेश्चन है, जर्मनी के झंडे का रंग कैसा है? तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, ब्लैक, रेड और गोल्ड। ये तीनों क्वेश्चन गलत है। दोस्तों इस प्रकार आपका 50 क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हुआ। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम कमेंट पढ़ने जरूर आएंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।